नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन मैगजीन के टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस नंबर 4 करा रहे हैं। तो अगर इससे पहले अगर आपने हमारे तीनों वीडियो ना देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, टीजीटी के लिए प्लेलिस्ट बनाया है। टीजीटी प्रैक्टिस सेट 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में कलेक्शन किया हुआ है, तो आप सब वीडियो को पूरा देख के ही एग्जाम में जाइएगा। या तो अगर आपने इसका बुक खरीद लिया तो उसको सॉल्व कर जाइएगा। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो बुक सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेकिन सॉल्व करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलते हैं दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षित स्नातक के लिए नागरिक शास्त्र के लिए प्रैक्टिस नंबर 4 रही है। तो आप सब अच्छे से पूरा वीडियो देख के रिवाइज करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न में चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है 324 है। इसके तहत इस आर्टिकल के तहत ऐसा प्रबंध किया गया कि भारत के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। तो आपको बताना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, उसका अवधि होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सब दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग मांग की थी कि पाकिस्तान हमको एक अलग स्टेट चाहिए। उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संसदीय जो समिति होती है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, आप लोग ये भी देख लीजिए कि इसमें लोकसभा कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब मैं आपको सबका राइट आंसर बता देता हूँ। जो लोक सेवा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा समिति में 22 सदस्य होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं। और विभाग से संबंधित अस्थाई समिति जो होती है इसमें 45 मेंबर होते हैं। और लोकसभा की व्यवस्था समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आप उसको एक बार देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर एग्जाम में जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस जो मैंने मिलान किया है इसके हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। भारत की आकस्मिक निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो आकस्मिकता जो निधि होती है वो रखा गया है, वो राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आकस्मिक निधि से रिलेटेड जो आर्टिकल है दोस्तों, वो 267 आर्टिकल है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है। आपको बताना है कि संविधान से इतर कौन सा निकाय है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। योजना आयोग का जो वर्णन है वो संविधान में नहीं किया गया। संविधानेतर मतलब जो जिसका वर्णन संविधान में ना हो, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यानी कि इसका कहने मतलब है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो स्टेट अगर उनका मन होता है लागू करने तो लागू करते हैं, अदरवाइज उन्हें आप दबाव नहीं डाल सकते। जैसे मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं सरकार के खिलाफ में। तो ये कौन कहा था। तो ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये केटी शाह का स्टेटमेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है।
आपको बताना है इसका राइट आंसर, ये आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है, तो वो भारतीय संविधान में इसके मतलब 3/4 कह लीजिए जो मतलब उपबंध है, वो उसमें या तो सीधे सीधे ले लिया गया, तो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों बहुत ही टाइम कम है, सबका भी एग्जाम है, मेरे भी कई एग्जाम पेंडिंग में है, तो टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बस लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर चैनल से नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस सर स्टेफन क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप याद कर लीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपको पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम इसके लेखक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए, तो इसको बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 19 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव किए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था, तो जो कमेटी था वो आपको पता है कि जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेहरू समर्थक थे, तो बताना है कि नेहरू समर्थक थे, पूंजीवाद के समर्थक थे कि साम्यवाद के कि आर्यतावाद के कि लोकतांत्रिक समाजवाद के। तो नेहरू जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। और गांधी दोस्तों, आपको बताना कि गांधी किसके समर्थक थे। अभी पिछले सेट में मैंने क्वेश्चन कराया था, आप देखते हैं आपको कितना याद है कि नहीं याद है। तो आपको बताना है कि गांधी किसके समर्थक थे। अगर इन चारों में से आपको ऑप्शन चुनना होगा तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो आपको बताना है कि सामाजिक और उनका मतलब कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है, कौन सा गलत उत्तर है इसमें। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए आराम से, फिर उसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ उसका, तेभागा आंदोलन किसानों से संबंधित तो सही है। और जो ये सत्यनामी जो आंदोलन था वो जनजातीय आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सतनामी आंदोलन था ये सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन था। सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन था, ये सतनामी आंदोलन। बाकी तेभागा आंदोलन किसान आंदोलन से ये भी सही है, चिपको आंदोलन पर्यावरण, और निर्भया आंदोलन नारीवादी आंदोलन था, ये सही है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका टिक कर देता हूँ ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एम के गांधी।
जो महात्मा गांधी थे दोस्तों, वो राजनीति को धर्म से जोड़ते थे, और वो बोलते थे कि जो धर्म का अर्थ नहीं जानता है वही कहता है कि धर्म को राजनीति से दूर होना चाहिए। लेकिन गांधी जी का मानना था कि धर्म को जाने बिना या धर्म को राजनीति में इंक्लूड किए बिना अच्छी राजनीति नहीं हो सकती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 मंडल है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लॉर्ड एक्टन। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार देख लीजिए और फिर आप एग्जाम में जाइए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथन किसका है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दोस्तों आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स का है। किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि राज्य जो है सिर्फ एक उत्पीड़न का यंत्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21, दास कैपिटल में इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल आपको ये भी पता होगा कि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, और ये जो किताब लिखी थी 1867 में लिखी थी। ये भी कभी कभी डेट भी पूछ लेता है क्योंकि बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो ये है 1867 में दास कैपिटल लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक जो है ये है J.S. मिल। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा है? दोस्तों जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं। मैंने पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको एक अलग कॉपी पे 2-3 पेज में लिख लीजिए, और जितने प्रैक्टिस सेट में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको साथ में लिख लीजिए। उसके आगे उसके कहने वाले उसके राइटर का नाम लिख लीजिए, और उससे आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का जो शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, लॉक ने। जॉन लॉक ने सहिष्णुता पर 4 पत्र अलग अलग टाइम पे लिखे हैं। तो दोस्तों इसका जैसे मैं आपको बता दूं, उसका जो प्रथम पत्र है ये 1689 में लिखा था इन्होंने, जॉन लॉक ने लिखा था। और फिर जो अगला पत्र है वो 1690 में लिखा था। फिर और तीसरा और जो चौथा पत्र है वो 1692 में इन्होंने लिखा था। यानी पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। आप याद कीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ये। और सहिष्णुता पर 4 पत्र लिखे हैं, जॉन लॉक ने लिखे हैं। डेट मैंने बता दिया कि पहला 1689 में, दूसरा 1690 में, और तीसरा चौथा 1692 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लॉक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका विचार है और विचारक है, तो आपको इसको मिलान करना है। मैं आपको मिला के बता दे रहा हूँ। तो जो समान इच्छा का जो विचार है वो रूसो का है, और असीम प्रभुता प्रभुसत्ता का जो विचार है वो हाब्स का है। असीम प्रभुसत्ता का विचार, असीम प्रभुसत्ता का विचार हाब्स का है। और सीमित सरकार, ये जो सीमित सरकार का विचार है ये लॉक का है।
और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली। तो आपको ये मैंने मिलान करके बता दिया, तो इसके जो मैंने मिलान किया इसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी। ठीक है। और आप इसको याद कर लीजिए कि जो समान इच्छा का जो विचार है उसके विचारक हैं रूसो हैं, असीम संप्रभुता हाब्स, सीमित सरकार लॉक, और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली। आप इसको देखिए, एक प्रश्न आपको अच्छे से करेंगे तो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था। आपको बताना है संपत्ति के श्रम सिद्धांत। संपत्ति के श्रम सिद्धांत लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और आगे उसके लिख लीजिए जॉन लॉक लिख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह किसने कहा कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानता और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? यह हाब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। आपको ये स्टेटमेंट आप इसको पढ़ लीजिए, और आपको बताना है कि किसने कहा था। तो ये प्रोफेसर ओक शार्ट ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया हुआ है, तो हाब्स ने किया खंडन किया था कि दैवीय सिद्धांत का उन्होंने बहुत आलोचना किया था और दैवीय सिद्धांत का खंडन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल की है? आपको बताना है कि कौन सी कृति मार्क्स और एंजल की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मन आइडियोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, मैंने इसके पहले सेट में इसको बताया है कि मार्क्स और एंजल की बुक का नाम मैंने उसमें बताया था, तो उसमें जर्मन आइडियोलॉजी भी एक बुक थी। इससे पहले या दूसरे या तीसरे सेट में मैंने इसको सॉल्व कराया है। आप उसको वीडियो अगर ना देखो तो जाके वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके एक दिन में चाहें तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसको भगा भगा के देख लीजिए और आपको बहुत हेल्प करेगा। स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? स्वतंत्र भारत के बाद ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? तो इसका बताना है आपको राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेप्सू। तो आपको बताना स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर किताबों में तो पेप्सू दिया, लेकिन जो कमीशन ने इसका राइट आंसर माना था वो मद्रास को माना था। तो आप इसको मद्रास को ही समझिएगा कि ये दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास, आप मान लीजिए इसको, क्योंकि आयोग ने मद्रास को ही सही माना था। किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा था कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है तथा वह हर जगह जंजीरों में है, जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हुए उनसे ज्यादा दास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। इसका रूसो इसका राइट आंसर होगा, जीन जैकस रूसो। और रूसो ने ही कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 32। मताधिकार का एक यह सिद्धांत है, मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। आपको बताना है कि मताधिकार कौन सा सिद्धांत मैक्सिमम देशों में अपनाया गया है। तो वो दोस्तों आयु आधारित होता है कि आप हर देश में अलग अलग होता है। जैसे भारत में 18 साल से अगर ऊपर हैं तो आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही जो आयु आधारित जो सिद्धांत है वो मैक्सिमम देशों में अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद से संबंधित है? तो आपको बताना है कि नौ उदारवाद से कौन संबंधित है। तो एफ ए हेयक ये भी संबंधित हैं, जॉन रॉबर्ट नॉजिक ये भी संबंधित हैं, और मिल्टन फ्रीडमैन ये भी संबंधित है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी आपको पता होगा। इसका राइट आंसर एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी। और वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई थी दोस्तों? तो 1776 में लिखी गई थी।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों इसका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ये वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? आपको बताना कि फांसीवाद की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है, बिल्कुल। फांसीवाद में तानाशाही होती है, वो भी एक व्यक्ति की तानाशाही होती है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, ये भी सही है, ये राष्ट्रीयवाद पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, ये भी सही है। और व्यक्तिवाद में विश्वास, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फांसीवाद होते हैं वो व्यक्ति में नहीं, वो राज्य में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और वो भी तानाशाही व्यवस्था में ज़्यादा यकीन रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सूची जो प्रणाली होती है, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली भी कहते हैं, वो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन, इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव था, लेकिन अगर आप पिछला वीडियो सॉल्व किए होंगे मेरा, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल का मानना था कि जो लोकतंत्र होता है वो बहुमत की तानाशाही होती है उसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अधिनायक तंत्र निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का जो अपोजिट होता है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, और अधिनायक तंत्र में कुछ लोग का शासन होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो लोकतंत्र होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो दोस्तों इसको सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अब्राहम लिंकन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है। तो आपको बताना है कि जो संसदीय शासन प्रणाली जो कि भारत में अपनाई गई है, उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सा है? तो दोस्तों उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था होती है कि द्विदलीय व्यवस्था जो होती है, उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था होती है। जैसे अगर भारत की बात देखें तो सेंट्रल में देखिए कांग्रेस और बीजेपी ही दो दलीय व्यवस्था ही एक तरह से है, कांग्रेस और बीजेपी। तो जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें जो सरकार होती है या जो दल होते हैं वो दो ही दलीय बने रहते हैं। जैसे अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, और शासन उसी में हमेशा बदलता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कानून संप्रभुता की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन ऑस्टिन का कथन है। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2 में हुआ था। इसके बाद मौलिक संख्याएं जो मौलिक कर्तव्य हैं उसकी संख्या 11 हो गई थी। और इसके अंतर दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, इसको ऐड किया गया था, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं जॉन ऑस्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी बोदा ने संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आपको बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पिछली बार मैंने पिछले सेट में इसको बताया था, तो आप इसको कमेंट करके बताना है कि आर्थिक स्वतंत्रता, आपको कमेंट करना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथक है। यह कथन किसका है? आपको इसको कमेंट करके बताना है, इसको आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। किसने किसने कहा कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? ये किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो सीले ने कहा कि स्वतंत्रता जो होती है वो समस्त प्रतिबंधों का अभाव होती है। अगर आपके ऊपर प्रतिबंध है तो आप स्वतंत्र नहीं है, अगर आप स्वतंत्र तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सीले ने कहा। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, ये किसने कहा है? तो यह कथन है लॉर्ड एक्टन का कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। आप अगर समानता की बात करेंगे तो किसी न किसी की स्वतंत्रता बाधित होगी, और अगर आप स्वतंत्रता अगर उसको प्रमोट करेंगे तो समानता नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया हुआ था? तो इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया हुआ अवधारणा थी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत कौन है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत दोस्तों ग्रीन को माना जाता है, और ब्रिटेन की बात, इंग्लैंड की बात करें तो लॉर्ड बेवरिज ने भी इसका समर्थन किया और इसको इन्होंने भी प्रमोट किया। निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? तो राज्य को इंगित करने के लिए हाब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। राज्य स्वयं में एक साध्य, यह विचार किसने व्यक्त किया? तो राज्य जो है स्वयं एक साध्य है, यह विचार किसका है? तो आपको बताना है। तो यह विचार देखिए, यह विचार है आदर्शवादियों का, कि राज्य जो होता है वो स्वयं में एक साध्य है। आपको क्वेश्चन नंबर 53। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगल का कथन है। ऑप्शन नंबर बी, 53 का बी। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है, यह कथन हुई है। यह आपको बताना कि यह कौन से भाषा का शब्द है? तो ये जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसमें देखिए कुछ अगले प्रश्न पे आपको दो सूची दी, उसका मिलान करना है। जॉन लॉक और यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि तो जॉन लॉक का जो सही ऑप्शन होगा, मैं आपको पूरा मिला के बता दे रहा हूँ, आप उसको ऑप्शन में खोज के मिला लीजिए। तो जॉन लॉक जो है वो लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, इसका राइट आंसर ये होगा। और वलास ग्राहम वलास का ग्रेट सोसाइटीज, और एलेक्स टी टॉकविले तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये इन्होंने लिखा है। और एम पी फॉलेट तो द न्यू स्टेट, ये इसका मिलान मैंने कर दिया है, आप इसको देख के मिला लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है, और तथा राजनीति विज्ञान के इतिहास के बिना जड़ नहीं है? दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। तो और आप ये किसने कहा है? तो ये सीले ने कहा है। निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? क्वेश्चन नंबर 57, और इसका राइट आंसर कैटलिन। कैटलिन एक दार्शनिक थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द फंक्शन ऑफ
पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने पुस्तक लिखी द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो पुस्तक उन्होंने लिखी 1956 में। अब मैं पुस्तक का नाम बोल दे रहा हूँ फिर से, आप उसको ध्यान से सुन के लिख लीजिए, द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने ऐसी बात कही कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 58, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से तो दूसरों का मूल्यों से, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर, इसका 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R.N. गिल क्राइस्ट का एक कथन है, इनका ऐसा मानना था। क्वेश्चन नंबर 59, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय शासन सरकार का कार्य नहीं है। तो देखिए इसका स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता काम है। अब स्थानीय स्वशासन को आप ग्राम पंचायत से लेके रिलेट करके आप उसको समझ सकते हैं इस प्रश्न को। और ग्रामीण आवास ये भी काम होता है। कानून और व्यवस्था का रख रखाव ये काम नहीं होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये स्थानीय सरकारें नहीं करती हैं। और पेयजल प्रदान करना ये सही है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कानून और व्यवस्था का रख रखाव ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से उन नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो निरपेक्ष आंदोलन दोस्तों, नेहरू, नासिर, टीटो ये मतलब किसी गुट में शामिल नहीं हुए थे, और नेहरू, नासिर और टीटो ने एक निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। दोस्तों ये गुट निरपेक्ष है। तो गुट निरपेक्ष जैसे आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने या तो वो रशिया के पाले में शामिल होता या अमेरिका के, या तो वो पूंजीवादी व्यवस्था मॉडल को अपना सकता था या फिर साम्यवादी। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने गुट निरपेक्ष रहना पसंद किया, और ये जो आंदोलन चलाया था ये नेहरू, नासिर, टीटो इसके अग्रदूत थे। राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गार्नर का कथन है कि राजनीतिक शास्त्र का जो प्रारंभ राज्य के साथ होता है और अंत भी राज्य के साथ होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, और अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा तो उसके लिए आपको धन्यवाद, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और दोस्तों अगर आप वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा लाभ हो सके, और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, टाइम को बर्बाद मत करिए। और चलते हैं इसका जल्दी दोस्तों, एक पार्ट और बचा हुआ है, मैं एक पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।